अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लर्निंग शिफ्ट एपिसोड 1। मैं हूं गज़ल आमान और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स की, उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से, क्योंकि जब बात होती है करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से, इंटरनेशनल एक्सपोजर के हवाले से, तो सिर्फ एक चीज़ माइंड में आती है और वो है यूएसए, यानी कि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र। और आज इस पहली एपिसोड में हम बात भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड से रिलेटेड करने जा रहे हैं, जो कि है लॉ। अब आपके जहनों में एक सवाल घूम रहा होगा कि एजुकेशन और लॉ किस तरह से रिलेट करता है, तो इसी चीज़ पर बात करने के लिए आपको ये एपिसोड पूरा देखना होगा। और इसी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं राशिद उमर औलख साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इसके साथ साथ फाउंडर पार्टनर ऑफ एक लॉ फर्म हैं, एक्सपर्ट हैं इन सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, फैमिली सर्विसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरे साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली है लॉ फील्ड की, अगर मैं बात करूं, और फिर आपका जो जर्नी है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से लेकर एक लॉ फर्म तक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि डेफिनेटली मैं बहुत एक समझ लें कि मिडल बैकग्राउंड से हूँ और भक्कर से मैं बिलोंग करता हूँ। डेजर्ट एरिया है जहाँ से मैंने स्टडीज़ के लिए इस्लामाबाद को चूज़ किया। मेरे वालिदैन की भी यही विश थी, ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम को जन्नत में जगह दे, फौत हो गए ड्यूरिंग द सर्विस। मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया। उनकी ख्वाहिश थी, वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। बट डे फर्स्ट से मेरी दो मतलब स्टडीज़ के हवाले से थॉट्स थी और मैं यही सोचता था कि या तो मैं लॉयर बनूंगा या सीएसएस की तरफ जाऊंगा। मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में विदाउट परमिशन ऑफ माय पेरेंट्स मैंने 2011 में एडमिशन जो है वो अप्लाई किया और देयर आफ्टर मेरा यहाँ छुप गई। अच्छा। और मैंने ट्रैवल किया और द रीज़न कि मैंने उनको कहा कि मैं टूर पे जा रहा हूँ और उन्होंने अलाउ किया। अच्छा। और मीनवाइल मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आया। मैंने यहाँ हफ्ता 10 दिन गुजारे। मैंने टेस्ट दिया और बीएस इंग्लिश में मेरी सिलेक्शन हो गई और एलएलबी ऑनर्स शरिया लॉ में सिलेक्शन हो गई। मैंने 2011 से 5 इयर्स का ये डिग्री प्रोग्राम था। मैंने 16 में लॉ कंप्लीट किया और देयर आफ्टर फिर मेरी ज़ाहिर है ख्वाहिश भी यही थी कि मैं प्रैक्टिस को ज्वाइन करूं या फिर मैं सीएसएस की तरफ जाऊं। मैंने सीएसएस एकेडमी, नोवा सीएसएस एकेडमी है G10 में, उसको ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन की। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड जितने भी टीचर्स थे, जितने सीएसएस में हमें गाइड करने वाले थे, उन्होंने मुझे बार बार ये कहा कि यू हैव टू ज्वाइन लॉ फील्ड, आपको सीएसएस की तरफ नहीं आना चाहिए। मैंने एक अटेम्प्ट तो दी सीएसएस की, बट मैंने उसके बाद 1 साल सुप्रीम कोर्ट में 2017 और 18 वहाँ पे इंटर्नशिप की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और देयर आफ्टर फिर मैंने मीनवाइल एलएलएम ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर कंप्लीट किया 2020 के अंदर। और 2019 में मैंने प्रॉपरली कचहरी ज्वाइन की, कोर्ट में प्रैक्टिस का आगाज़ किया और पिंडी से आगाज़ किया। बट नाउ आई हैव ओपन माई इंटरनेशनल इस्लामिक एग्जैक्टली। मैंने उसके बाद फिर अपनी इंडिपेंडेंट लॉ फर्म का आगाज़ किया 2024 में इस्लामाबाद G10 मरकज़ में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया। आई एम रनिंग माई इट्स ओन लॉ फर्म और उसमें एक वैरायटी ऑफ वर्क है और ज़ाहिर हम सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को, सर्विस मैटर में, सिविल लिटिगेशन में, क्रिमिनल में, कॉर्पोरेट में इवन। एज़ फार एज़ दी मेन थिंग इज़ कंसर्न कि ये एक पूरा जर्नी था और एक मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और डे फर्स्ट मुझे याद है कचहरी में जब मैंने कदम रखा तो मेरे कोई 6 मंथ के बाद मेरे पास फेयर के भी जो है वो पैसे नहीं थे कि मैं ट्रैवल करूं। मैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर डेली वॉक करता था कचहरी में, मरीड चौक पे उतरना और मरीड चौक से कचहरी चौक तक पैदल जाना। अच्छा। ये कोई 20-30 रुपीज़ का फेयर था उस टाइम पे, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत होता था, नहीं थे। बाइक पे सफ़र किया। अब मेरे पास गाड़ी भी है, अपनी लॉ फर्म भी है। ये एक जिसे कहते हैं ना फूड फॉर थॉट है और एक इंस्पायरेशन है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए भी हम जब भी बात करते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, ज़ाहिर एक बहुत अच्छा जर्नी हमने इसको एंजॉय भी किया और स्टिल जो मेन चीज़ है जिसको आज भी मैं
बीइंग ए लॉयर या यंग लॉयर जो लोगों को बताता हूँ वो यही है कि अगर हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और लॉयल्टी के साथ मेहनत को जारी रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ आपको रोक सकती है कामयाबी बिल्कुल। से। तो सर मुझे ये बताएं कि आपकी हायर एजुकेशन ने आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से डेवलप किया है? जिस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपने कहा कि मैंने इस तरह से शुरू किया कि पेरेंट्स की परमिशन के बगैर, जी पेरेंट्स का एम था आपने डॉक्टर बनना है, आप जब फील्ड में आए आपको लॉ में इंटरेस्ट हुआ, जी। किस तरह से आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ टाइम टू टाइम डेवलप होती गई? अच्छा, इसमें मैं बहुत अगर फोकस और टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ ना, एक्सपीरियंस की बात है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है कि फोकस्ड हो के आप जब तक एक इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आते तब तक आपको उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टडीज़ का फ़ायदा नहीं होता। टाइम बिल्कुल ऐसे ही कि आप मैदान के बाहर खड़े हैं और एक तमाशाई के तौर पे सिर्फ देख रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, और दूसरा फ़र्द वो है जो इवन मैदान के अंदर भी नहीं बैठा, घर के अंदर बैठा है और स्क्रीन के ऊपर मैच देख रहा है। सो इन दोनों की जो ग्रूमिंग है, इन दोनों की जो मेंटेलिटी है, इन दोनों की जो अप्रोच है वो बड़ी डिफरेंट है। घर के अंदर बैठा हुआ जो फ़र्द है वो ये नहीं सोच सकता कि ग्राउंड के अंदर जो इमोशंस हैं तमाशाइयों के, जो मैच देख रहे हैं वो क्या हैं, और इसी तरीके से जो तमाशाई मैच देख रहे हैं वो अंदर के प्लेयर के इमोशंस को नहीं जांच सकता कि उसके जीत के हवाले से या अपनी स्ट्रगल के हवाले से या उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हवाले से उसके क्या इमोशंस हैं, या वो क्या समझ रहा है कि कितना मुकाबला होना चाहिए, सो मुझे कितनी स्ट्रगल करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जितनी आप स्टडीज़ के अंदर अगर आपने CSS करना हो तो जब तक आप एकेडमी को ज्वाइन नहीं करते, सो यू इवन डोंट नो अबाउट दी जो आपके कंपिटिटर्स हैं उनके हवाले से आप नहीं जान सकते कि ये कितने कैलिबर के लोग हैं और CSS में कितनी तैयारी चाहिए। आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, आपका एक माइंड सेट है, आप अप्लाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हैं, एक वो अलग दुनिया है। सो आप एक कुएं के अंदर बंद हैं जहाँ पे आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से देख रहे हैं, आपको जो फीड किया जा रहा है आप उसको देख रहे हैं। बट जब आप प्रैक्टिकली जाते हैं उस मैदान के अंदर तो तब आपको एहसास होता है कि यस कंपिटिटर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह के स्कूल में जब डेली रूटीन में डेली जाने वाला बच्चा है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेगुलर क्लासेस लेने वाला स्टूडेंट है, और जो इवन फॉरेन एजुकेशन में, फॉरेन स्टडीज़ में बाहर खुद जाके स्टडी करने वाला स्टूडेंट है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसका जो अप्रोच है वो बड़ी डिफरेंट है। आप यहाँ बैठ के भी डिग्री कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में किसी भी यूनिवर्सिटी की, आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। बट द थिंग इज़ प्रैक्टिकली जब आप जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वो UK हो, USA हो या कोई भी कनाडा हो, तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, आपको कितना अपने आप को प्रिपेयर करना है और कितना इस दुनिया के साथ चलने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली और नॉलेज के या एजुकेशन के हिसाब से प्रिपेयर होना है। Exactly. सो वो जो प्रिपरेशन है वो वहाँ जाके ही होती है जहाँ आप जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली सर, थोड़ी सी डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली जो आपने बात की मैं उसी को रिलेट करूंगी। अब USA हमारा प्लेटफॉर्म भी तमाम तर बच्चों को यही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के इस डिजिटल एरा में हम देख रहे हैं कि बच्चे स्टडीज़ की तरफ उस तरह से नहीं जा रहे? वो कहते हैं कि नहीं, स्टडी इतनी मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास हायर एजुकेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ज़रूरी होता है। मैं इसमें एक एग्जांपल कोड करूँगा। मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे साथ एक स्टूडेंट था और उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट की, हम उसको हेल्प भी करते थे बहुत सारे इश्यूज़ में। बट उसने मिडल ऑफ द डिग्री, वही स्किल वाली बात है, उसने एक अलग से एक अपना बिज़नेस शुरू किया विद सम फॉरेन जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ। सो उस बिज़नेस के अंदर वो अपने आप को इन्हेंस करता गया, उसने उसमें स्किल्स अपनी डेवलप की, उसने लैंग्विस्टिक स्किल्स अपनी डेवलप की, उसने अपनी बिजनेस स्किल्स को डेवलप किया, समहाउ वो सारा कुछ उसने किया। मीनवाइल ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी, उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और डिग्री को वहीं पे वाइंड अप कर दिया। और देयर आफ्टर विद इन ईयर्स, मतलब 3 to 5 years के अंदर वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन गया वो लड़का। हाउ द थिंग इज़ के वो जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो उसने शुरू कर दिया, वो हाई लेवल पे उसने जाना शुरू किया, और वो इसी तरह आगे बढ़ता गया कि उसके पास एक स्किल थी, और वो स्किल थी उसको लैंग्वेज आती थी,
जो है वो चाइनीज़, उस बेस के ऊपर वो आगे बढ़ता गया। बट एक वक्त आया कि उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे कॉल की कि राशिद भाई आपकी मुझे हेल्प चाहिए, और क्या मैं सॉफ्टवेयर की जो डिग्री मैंने जहाँ पे छोड़ी थी वहाँ से आगे लेके चल सकता हूँ, या मुझे डिग्री मिल सकती है। अब डेफिनेटली बीएस प्रोग्राम में आपको 6 ईयर्स मिलते हैं मैक्सिमम, वो उसके गुजर चुके थे। उसने मुझे कहा कि कोई सोल्यूशन मुझे बताएं, मैं वो डिग्री कंप्लीट करूँ। मैंने उसको कहा आप यू आर रनिंग गुड लाइफ और आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, क्यों आपको ज़रूरत है? उसने वहाँ पे एक बात की, उसने कहा राशिद भाई जब मैंने ये स्किल सीखी, मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छी आती थी चाइनीज़, और मैं फॉरेन कंट्रीज़ में बड़े बड़े ट्रिप्स किए, स्टेज पे जाके मैंने कंपनीज़ को के बिहाफ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए और उनकी नुमाइंदगी की स्टेज पे जाके लैंग्वेज स्किल्स की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि मैं निगोशिएट कर सकता था, तो बीइंग एक ट्रांसलेटर के तौर पर उसने काम किया। सो उसने इस दौरान ये कहा कि मुझे अब ज़रूरत पड़ी है कि मुझे बहुत सारी पाबंदियों का सामना है कि मैं इंटरनेशनली इंगेज नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि अगर आपने ये डील करनी है तो आपके पास एटलीस्ट ये डिग्री होनी चाहिए। सो अब मुझे डिग्री चाहिए, मैं इसके बगैर अब आगे नहीं, मैं स्टॉप हो गया हूँ। सो स्किल अपनी जगह मैटर करती है, लेकिन डिग्री आपको बेशक पीस ऑफ पेपर ज़रूर है, बट वो एक जगह पे जाके आपको उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है कि अगर मेरे पास ये डिग्री होती तो मैं इससे आगे जो है वो एक छलांग लगा सकता था या इससे आगे जा सकता था। बिल्कुल। अच्छा राशिद भाई, आप क्या समझते हैं कि व्हेन सेंडिंग स्टूडेंट्स टू अब्रॉड, जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं या फिर बच्चे खुद जाना चाहते हैं, तो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए बच्चों के अंदर? क्या की क्वालिटीज़ आप समझते हैं? अगर हम स्पेशली लॉ फर्म को लेकर चलें या फिर लॉ की फील्ड को लेकर चलें, तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह की क्वालिटीज़ बच्चों में होनी चाहिए? अच्छा, इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट को इस हवाले से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आइल्स आना चाहिए, आपको लिंग्विस्टिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो एंड सो। ये एक जो बाहर जाना चाहते हैं अभी करंट एरा के अंदर, तो बहुत सारे लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं। इवन जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं उनकी बहुत ख्वाहिश है, हमारे यहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में। सो एक बड़ा बल्क है जो स्टूडेंट्स का बाहर जाना चाहता है, वहाँ पे अपनी स्टडीज़ भी करना चाहता है, उसके साथ साथ अपनी कोई जॉब या दीगर अपॉर्चुनिटीज़ भी देखना चाहता है। सो इसके लिए किसी को, मैं ये समझता हूँ पर्सनली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है, बहुत ईजी है। आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हुई है, आपको थोड़ा सा, क्योंकि इतना तो नहीं है, मतलब नॉर्मल लिंग्विस्टिक तो आती है अब स्टूडेंट्स को, इतना भी वो माठे नहीं है, पुराना वो एरा ख़त्म हो गया। सो इतनी लिंग्विस्टिक हर किसी को आती है कि वो आराम से टॉक कर सकता है, उसका रिस्पॉन्ड कर सकता है, आंसर क्वेश्चन कर सकता है। सो इतना इनफ है। अगर वो इतना उसको आता है तो वो समझता है कि उसको बाहर जाना चाहिए, तो उसके बाहर जाने में बेसिकली उसका गोल अगर उसको क्लियर है कि वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहता है, वो बेहतर स्किल्स को देखना चाहता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है कि वो दुनिया में उसके कॉम्पिटिटर्स इंटरनेशनल और कौन हो सकते हैं, उसकी ग्रूमिंग कितनी बेटर हो सकती है, उसकी जो दुनिया के अंदर मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त इंट्रोड्यूस हो गई हैं, उससे उसका जो टचिंग है या उसकी कनेक्टिविटी है वो कितनी जो है उसके लिए अहमियत रखती है। इसके साथ साथ जो है ग्लोबली जब आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ूँ जहाँ पे 56 कंट्रीज़ के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सो मेरा आज भी रिलेशन विद द मलेशियंस, विद द टर्किश, विद द चाइनीज़, इवन अफ्रीकन्स, इन सब के साथ है। मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। सो जब भी इंटरनेशनली आप जाते हैं, यूएस में जाएं, यूके में जाएं, कनाडा में जाएं, फॉरेन स्टडीज़ आप करते हैं, अब्रॉड आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं, सो आप मेंटली आप ये सोच लें कि आपका एक ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी एक ग्लोबल थिंकिंग बढ़ती है, आपकी एक ग्लोबल अप्रोच आपके अंदर आती है, और आप जो भी करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। जिस चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट हैं आप वही काम कर सकते हैं। इवन अदरवाइज़ भी बाहर जब आप जाते हैं तो वहाँ टाइम इज़ मनी, वक्त की बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ सुस्ती है, काहली है, वक्त को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। पाकिस्तान के अंदर हम बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं, जो एक्टिविटीज़ में हम जो है वो सर्व कर देते हैं। सो इंटरनेशनली अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, आगे बढ़ना है, स्टडीज़ में आगे जाना है, एजुकेशन को बूस्ट करना है, और इंटरकनेक्टिविटी आपने इंटरनेशनली अपनी एक उन स्किल्स को जो आपकी मौजूद हैं उनको डेवलप करना है, सो आपके लिए
आई सजेस्ट कि आपको फ़ौरन या अब्रॉड जाना चाहिए, स्टडीज़ करनी चाहिए, और एक अच्छे एवेन्यूज़ हैं वहाँ पे आप तलाश कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। सही। राशिद भाई, डू यू थिंक कि स्टडी अब्रॉड इन्हांस करता है लॉयर्स की एबिलिटी को, ताकि वो तमाम तरह लीगल चैलेंजेस को फेस कर सकें, चाहे वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो? एग्जैक्टली अगर स्पेशली हम स्पेसिफिकली लॉ की बात करें, मैंने क्योंकि लॉ डिग्री की हुई है, डेफिनेटली जो लॉयर्स हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है वो लॉ का होता है, तो उनको आगे जो एवेन्यूज़ भी देखने होते हैं वो भी लॉ के रेलिवेंट देखने होते हैं। सो यूएस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बीपीपी है, यू लॉ है, इसके अलावा जो है वो चेस्टर यूनिवर्सिटी है। सो ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एलएलएम कर सकते हैं, एलएलबी के प्रोग्राम्स आप वहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छे एवेन्यूज़ हैं। इसके अलावा भी एक पूरी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन या अब्रॉड जा सकते हैं। द थिंग इज़ के डेफिनेटली इस वक्त इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस है ह्यूमन राइट्स की, इंटरनेशनली इंटरनेशनल लॉ की अहमियत है। इंटरनेशनल लॉ आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फ़ायदा देता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो बाहर जाके फॉरेन स्टडीज़ के अंदर इंटरनेशनल लॉ की डिग्री कर लेगा या ह्यूमन राइट्स की डिग्री कर लेगा, पाकिस्तान में उसका स्कोप नहीं होगा, सो वो कीप इन माइंड कि उसका ना सिर्फ पाकिस्तान में स्कोप है बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका स्कोप मौजूद है। इवन आप सीएसएस या पीएमएस की जॉब्स में भी अगर आप विश रखते हैं कि आपको पाकिस्तान में आके सर्व करना है और वहाँ पे आपने सर्विसेज देनी है, सो यू कैन चूज़। आप वहाँ पे अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को खपा सकते हैं, मुल्क के लिए सर्व कर सकते हैं। इंटरनेशनली जो आपकी सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पे आप देखें कि अगर आपने इंटरनेशनल लॉ किया हुआ है, ह्यूमन राइट्स लॉ किया हुआ है, या अदर जो एलएलएम की डिग्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट लॉ में आपने किया है, आपने इवन जो है वो फोरेंसिक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर किया है, साइबर लॉ के अंदर बिल्कुल जो है वो नई एक फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने किया है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर अगर आप आगे गए हैं। इसी तरीके से अगर आप फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो कमर्शियल या कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लेजिस्लेशन है, या एलएलएम की डिग्री के प्रोग्राम्स हैं, या एलएलबी के इवेंट्स कुछ थीसिस आप करते हैं एंड पे जाकर डिग्री में, सो वो आपकी इन एबिलिटीज़ को बूस्ट करते हैं। और इंटरनेशनली आजकल जो क्या कहते हैं स्टेट्स की एनजीओज़ हैं, उनके अंदर ह्यूमन राइट्स की, इंटरनेशनल लॉ की बहुत अहमियत है, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यूएन के अंदर इवन पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद है, मेरे खुद दोस्त हैं, सर्व कर रहे हैं, इंटरनेशनली सर्व कर रहे हैं। यूएन के तमाम कंट्रीज़ के अंदर नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो ह्यूमन राइट्स लॉ से ही आते हैं। सो लॉ की एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़े एवेन्यूज़ हैं। लॉ के बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। सो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी अथॉरिटी, एवरी स्टेट, उसका कोई भी यस तो लॉ की नीड है, बाहर जाना चाहिए, उससे आपकी एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं, आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स इन्हेंस होती हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका बीइंग ए लॉ जो है ग्रेजुएट, इस तरह बैरिस्टर बनते हैं तो वो पूरा एक उनका मैकेनिज्म है। सो आपको अपीयरेंस मिलती है कोर्ट्स के अंदर, आपको हाउ टू टॉक विद द जजेस, हाउ टू टॉक विद द ज्यूरीज, हाउ टू टॉक विद द इवन वो आपको ये एथिक्स सिखाते हैं कि वाइल सिटिंग विद द ऑफिशियल्स आपको कैसा बिहेव करना है, आपको ड्रेसिंग कैसी करनी है, आपको ड्रेसिंग की कैसी लेनी चाहिए, टेस्ट या स्मेल। सो वो सारी चीज़ है जो आप इंटरनेशनली सीखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको सिखाया जाता है, और उसके फिर एवेन्यूज उसके मुताबिक आपको लेने पड़ते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं Exactly. अब्रॉड इन पाकिस्तान। बिल्कुल करती हैं। तो राशिद साहब, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट जिसको एड्रेस करना है, वो ये है कि हमने देखा है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हम देखते हैं प्रोफेशनल जो है कर देते हैं आफ्टर स्टडी टू अब्रॉड। जब वो अब्रॉड से आएंगे तो किन चीज़ों में गैप आप देखते हैं कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? देखें, गैप्स तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का जो लॉ है वो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, हमारे सारे जो लेजिस्लेशन है वहाँ से इनकॉर्पोरेट हुई है। 1860 के अंदर सबसे पहले आपके पास फौजदारी क़वानीन यहाँ पे ब्रिटिश ने लागू किए, आपका पीपीसी 1860 के अंदर आया। इसी तरीके से पुलिस रूल्स आपके सबसे पहले यहाँ पंजाब में या इवन पाकिस्तान में जो
1860 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। सो हम देखते हैं कि वो जो सारी लेजिस्लेशन है, आज भी हम जब भी उसके अंदर एडवांसमेंट करते हैं, आज भी जब हम उसके अंदर मज़ीद इनएक्टमेंट करते हैं और पीछे की जो लेजिस्लेशन मौजूद है उसको ओमिट करते हैं, सो इन ऑल पर्सपेक्टिव्स जो है ना, उसको आप उसकी जान नहीं छुड़वा सकते। आपको वो जो ऑलरेडी लेजिस्लेशन मौजूद है यूके के अंदर, उन्होंने हमारी लेजिस्लेशन की है ना शुरू के अंदर, या उनकी रूल था आखिर पे, जहाँ से हमने इंडिपेंडेंट एक स्टेट जो है वो बने। सो सारी जो अडॉप्ट की हुई लेजिस्लेशन है वो यूके की है ऑलमोस्ट, और या अगर अडॉप्ट डायरेक्टली नहीं की तो उनके ही जो वहाँ पे लेजिस्लेशन हुई है उसी को हमने फर्दर एक्सटेंड किया है। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो ये नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म का वहाँ से कोई गैप मौजूद है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आप इवन फॉरेन स्टडीज़ करके आए हैं, अगर आपकी फॉरेन स्टडीज़ हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आके आप बेटर सर्व कर सकते हैं। इवन लेजिस्लेशन के अंदर आप रोल प्ले कर सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर आप अपना इनपुट दे सकते हैं। ये आप मतलब नहीं सोच सकते कि अगर बाहर से आप फॉरेन डिग्री करके आए हैं तो आप यूजलेस हैं। देयर आर गैप्स, उनको आप अपनी एबिलिटीज से फिल करेंगे। और हम क्योंकि एक इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और डेफिनेटली यहाँ पे जितना भी लेजिस्लेशन या वो चीज़ें होंगी तो इस्लामिकली उसको भी देखा जाता है, उसको भी साथ साथ लिया जाता है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी डिग्री यूजलेस है। एक्चुअली राशिद साहब, मैं इसी चीज़ को एड्रेस करना चाह रही थी जो आपने पॉइंट ले लिया, क्योंकि ये बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ। या फिर लोग इसको इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि शायद अगर वो अब्रॉड से स्टडी कर आए हैं हाँ। तो पाकिस्तान में उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर कोई लूप होल्स हैं या कोई मिस्टेक्स की जाती हैं, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया। मुझे एक और चीज़ बताएगा, डू यू बिलीव कि स्टूडेंट्स को बाहर जाना चाहिए ह्यूमन राइट्स की स्टडी के लिए, अब्रॉड के लिए? वो उनको काफ़ी एम्पावर करता है। देखें, बिल्कुल जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएं, लीगल अवेयरनेस, एग्जैक्टली, तो लीगल अवेयरनेस में ये दिस इज़ द अनदर डिबेट कि ह्यूमन राइट्स बुनियादी तौर पे कहाँ से जनरेट हुए। हम बीइंग ए मुस्लिम बिलीव करते हैं कि डेफिनेटली 14 सदियाँ पहले अगर हमारे पास एक इस्लामिक प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, उनके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस या उनके हवाले से प्रिंसिपल जो सेट हैं वो मौजूद हैं, हमारा बिलीव है। But right now, if we focused on the targeted audience, so हम देखते हैं कि करंट एरा के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर जितनी मॉडिफिकेशन हुई है, जो मॉडिफाइड फॉर्म है ह्यूमन राइट्स की, ये हमें मिलती है 60s के एरा के बाद, 16वीं सदी के बाद। तो यहाँ पे जो है वो एम्पायर्स थी, जिस तरीके से यूनानी एम्पायर थी, जो अदर उसके बाद जो है एम्पायर्स मौजूद थी, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया। फिर 19th सेंचुरी के अंदर और 20th सेंचुरी के अंदर आपका यूनिवर्सली हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस बनी जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई। सो उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड है, जिसके अंदर आपका यूएन का डिक्लेरेशन आता है, यूडीएचआर आपका इंट्रोड्यूस होता है। वो उसके बाद जितनी स्टेट्स ने यूएन को एक्सेप्ट किया है, उसके लेजिस्लेशन को, उसके कन्वेंशंस को, उसके ट्रीटीज को साइन किया है, तो वो उसकी मेंबर स्टेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। तो पाकिस्तान बीइंग ए मेंबर स्टेट ऑफ यूएन, जितनी वहाँ लेजिस्लेशन होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से या इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, वो हम अडॉप्ट करते हैं, हम उसके सिग्नेचरी होते हैं। सो जिन होने वाली लेजिस्लेशन के ऊपर, यूएन चार्टर्स के ऊपर या कन्वेंशंस के ऊपर या ट्रीटीज के ऊपर हम सिग्नेचरी होते हैं, वो उसकी लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अंदर करना हमारे ऊपर बाइंडिंग होता है। सो डेफिनेटली जब हम उसकी लेजिस्लेशन करते हैं, गवर्नमेंट इनएक्टमेंट करती है। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, चाइल्ड सीआरसी मौजूद है, ये चाइल्ड राइट्स के ऊपर लॉज मौजूद हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लॉज मौजूद हैं, वुमेन की हरासमेंट के ऊपर लेजिस्लेशन हुई है, ज़ैनब बिल आपके सामने आया जिसमें बहुत ज़्यादा इनेक्टमेंट हुई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से। सो इंटरनेशनली आप बाउंड हैं, आपने लेजिस्लेशन करनी है। सो जब आपने लेजिस्लेशन करनी है तो आपने उस हवाले से इदारे बनाने हैं। पंजाब के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन मौजूद है, सिंध के अंदर मौजूद है, इवन फेडरल के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन मौजूद है। सो ये आप कहीं नहीं कह सकते, एवेन्यूज मौजूद हैं, सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे स्टूडेंट काम नहीं करता, वो समझता है कि शायद उसको एवेन्यूज़ खुद मिल जाएंगे। आप, पहली शर्त है कि आप स्टडीज़ के अंदर मेहनत करें, एब्रॉड स्टडीज़ करें, अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज़ लेके आएँ जो आपको सर्व करने में मददगार हों। तो डेफिनेटली जब आप बाहर जाते हैं, पाकिस्तान का स्टडीज़ का लेवल
बाहर का स्टडीज़ का लेवल बड़ा डिफरेंट है। सो वहाँ पे जाके आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस से ज़्यादा करीब से जांचने का मौका मिलता है, आपको वहाँ पे डीपली रूटेड चीज़ों को आप लेते हैं। अब यूएन की जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ पे जब आप जाते हैं, यूएस के अंदर जा रहे हैं, आप यूके के अंदर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, कनाडा के अंदर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, सो दीज आर दी कंट्रीज़ के जहाँ से आपकी ओरिएंटेशन हुई है, जहाँ से करंटली 20th सेंचुरी के अंदर मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से लेजिस्लेशन हुई है और अभी भी हो रही है। सो वहाँ जो फोकस होता है, वहाँ बहुत सारी स्टडीज़ ओपनली आप करते हैं, इवन वो इस पे भी आपको नहीं रोकते। आप अगर कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहें, यानी ह्यूमन राइट्स का कंपैरिजन करना चाहें विद एनी रिलीजन, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी फूड नहीं है थॉट्स के हवाले से। सो फॉरेन कंट्री में रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप है और आपको वो पूरे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। कितने पाकिस्तानी हैं जो बाहर से होके आए हैं। हाल ही में एक सादिक काकड़ हैं जो मदरसे के पढ़े हुए स्टूडेंट थे, बाहर जाके उन्होंने डिग्री की और अब वो डॉक्टर बन गए हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मदारस के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, मदारस के तलबा के लिए भी हैं। सिर्फ शर्त यह है कि अगर आपने लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपने एलएलबी पाकिस्तान से अगर किया हुआ है तो फिर आप एलएलएम के प्रोग्राम के लिए बाहर जाएंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए बाहर जाएंगे। एलएलएम आप कॉर्पोरेट सेक्टर में करना चाहते हैं उसके लिए आप बाहर जाएंगे। एलएलएम आप किसी क्रिमिनोलॉजी के अंदर करना चाहते हैं, एलएलएम आप इवन साइबर लॉज के अंदर करना चाहते हैं, एलएलएम आप कॉर्पोरेट या कमर्शियल लॉज के अंदर जो है वो करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जो है वो जा सकते हैं। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो ज़ाहिर एवेन्यूज़ वहाँ पे हैं। वहाँ एलएलबी के अंदर भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करें जिसके ऊपर आप जो है वो फर्दर स्टडीज़ में आगे चलते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा राशिद साहब, चूँकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में टीच भी करते हैं, इंटरनेशनल लॉ आप एजुकेट करते हैं, तो किस तरह की एडवाइस आप बच्चों को देना चाहेंगे जो लोग अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं लॉ की स्टडीज़ पे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ बीइंग ए लॉयर कि अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि आपने बाहर जाना है और आपका इंटरेस्ट ये है कि आपने यहाँ बीइंग ए लॉयर सर्व नहीं करना कचहरी के अंदर या इवन पब्लिक सर्विसेज के अंदर आपने नहीं आना, सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अब्रॉड स्टडीज़ सो डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन इंटरनेशनल लॉ। आपका एलएलबी के अंदर सब्जेक्ट है, यू हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स लॉ। आपका सब्जेक्ट है, यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उस पर आप फोकस करें। और मर्केंटाइल लॉ है एलएलबी के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक कोर्स के अंदर शामिल है। सो मर्केंटाइल लॉ है, बिजनेस लॉ है, इसके ऊपर आप फोकस करें। और इसमें आप अगर आपका टारगेट ये है कि आपने बाहर जाना है तो आप फोकस करके इनमें अच्छी ग्रेडिंग लें, ताकि जब आप बाहर की फॉरेन स्टडीज़ के अंदर जा रहे हैं तो आपके अंदर इतनी सलाहियतें हों, आप इतने कैपेबल हों, आप इतने वेल जिसे कहते हैं ना कि आर्म्ड हों कि आप बाहर जाके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप स्कॉलरशिप्स को ले सकें। बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स देती हैं, बाज़ आपको 50% स्कॉलरशिप देती हैं, सम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको 25% देती हैं, और बाज़ ऐसी भी हैं जो आपको फुली जो है वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब ये आपके ऊपर है, आपकी सलाहियतों के ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है कि यू हैव वेल वर्थ, आपके अंदर इतनी वर्थ है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं। HEC भी स्कॉलरशिप देती है, तो इसी तरह ही बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं, वो यहाँ से फंडेड होते हैं। बट बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऐसे आते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि बाद का स्टूडेंट क्या करता है, वो खुद सर्चिंग में बैठ जाता है। लेकिन जिस तरह मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं कचहरी के अंदर हूँ, मुझे कचहरी के अंदर एवेन्यूज़ का पता है कि क्राइम कहाँ से होता है, इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं। मेरे पास बीइंग ए लॉयर अपने क्लाइंट को या एक सिटीज़न को उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन से ऐसे लूप्स हैं जिसको मैंने हिट करना है। इसी तरीके से जो जिस तरह आप ये यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स हैं, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, स्टूडेंट को गाइड ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जब अब स्टूडेंट उनके पास आएगा, उनसे एडवाइस लेगा, उनसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछेगा, उनसे क्वेश्चन करेगा, उनसे एवेन्यूज़ के बारे में पूछेगा, सो इनको ज़्यादा पता है कि ये वो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये यूनिवर्सिटीज़ से इनके राब्ते हैं, इनका एक कनेक्शन है विद द यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ इनको
ओब्लाइज करती हैं, और फिर इनको ये भी पता है कि किस सीज़न में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन होते हैं। इनको ये भी पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं है बट उनकी डिग्री बहुत अच्छी है। इनको ये भी पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की वर्थ बहुत अच्छी है पाकिस्तान से रेलिवेंट। Exactly. सो ये आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें, मैंने बहुत पहले बात की स्टार्ट के अंदर, कि जब आप ग्राउंड के अंदर आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। सो आप जिस का काम उसको साझे, जिन एडवाइजर या कंसल्टेंट्स का ये काम है ना, वो आपको बेहतर गाइड करते हैं। एग्जैक्टली। एक हमारी थिंकिंग बन गई है, अप्रोच बन गई है कि मैं खुद से बैठ के मोबाइल से मेरे सामने 4 वेबसाइट खुल जाएंगी, मैं अप्लाई कर दूंगा, फिर लोगों को वीज़े में मुश्किलात आती हैं, ये नहीं पता होता आगे करना क्या है। तो जहाँ तक बात है कि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स की, आई सजेस्ट कि आपको बेहतर गाइडेंस मिलती है। आई सजेस्ट के रिकमेंड के आपको वहाँ पे आके एवेन्यूज़ को तलाश करना चाहिए। आपको अपनी माइंडसेट के मुताबिक जो आप चाहते हैं, जिस स्टेट के अंदर आप जाना चाहते हैं, जिस सिटी के अंदर आप अपनी स्टडीज़ को लेना चाहते हैं, आपका दोस्त वहाँ कोई पढ़ रहा है, आप वहाँ उसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको बेहतर गाइड चाहिए, और वो गाइडेंस आपको मिल सकती है। से मिल सकती है। Exactly. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस राशिद भाई। Thank you. इंस्पायरिंग थॉट्स, आपका जर्नी, आपकी वैल्यूएबल एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र का जो मेन मोटो है वो भी यही है कि किस तरह से शेप करना है फ्यूचर लीडर्स का, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को किस तरह से बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप जा सकते हैं, आपकी मुश्किलात हल हो सकती हैं, ताकि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी फील्ड में उसको काउंटर किया जा सके। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बेहतर गाइडेंस भी मिल सकती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।